हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इकोनॉमिक एक्सपोजर के बारे में। इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है क्या? इकोनॉमिक एक्सपोजर इज अ टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड करेंसी फ्लक्चुएशन ऑन अ कंपनीज फ्यूचर कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग। यानी कि इकोनॉमिक एक्सपोजर क्यों अराइज होता है? सपोज करो दो कंट्रीज आपस में क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। तो हर एक कंट्रीज की करेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो करेंसी का जो रेट है उसमें चेंज आने की वजह से ये इस तरीके का रिस्क अराइज होता है। इस रिस्क की वजह से क्या होता है, जो कंट्री का जो फ्यूचर कैश फ्लो होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है या अर्निंग होती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी बोलते हैं। इसको आगे पढ़ने से पहले हम पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि एक्चुअली में ऑपरेटिंग एक्सपोजर इसको क्यों बोला जाता है। सपोज करो एक कंपनी, इंडिया की कंपनी और यूएसए की कंपनी के साथ ट्रेड कर रही है। इंडिया की कंपनी क्या कर रही है, अपने जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क है उसने क्या किया है, यूएसए में एक सब्सिडरी को दिया हुआ है या फिर किसी और कंपनी को दिया हुआ है। तो जब वो कंपनी क्या करती है, यूएसए में जो कंपनी है उसको क्या दिया हुआ है, अपना मैन्युफैक्चरिंग वर्क को दिया हुआ है। तो जब वो सामान अपनी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में, यूएसए की कंट्री से अपनी इंडिया की कंपनी में मंगाती है, तो जब वो सामान बना तो वहाँ पे कहा गया कि 100 जो डॉलर है उसकी कॉस्ट है। जब वो इंडिया में लेके आने लगी तो उसको क्या करना होगा, डॉलर को चेंज करवाना होगा रुपीज़ में। तो उस समय देखा जाएगा कि उस रुपीज़ की क्या वैल्यू है। सपोज करो जब डील की थी कि मुझे क्या चाहिए, ये सामान चाहिए, इंडिया ने जब यूएसए की कंपनी के साथ डील की कि मुझे ये गुड्स या सर्विसेज चाहिए, यूएसए की कंपनी ने कहा ठीक है ले लेना, 100 रुपीज़, 100 डॉलर जो है इसके लगेंगे। ठीक है, अब उस समय जो करेंसी का रेट था वो था कि $1 इक्वल टू 70 रुपीज़। लेकिन 3 महीने बाद जब पेमेंट करने लग गए, जब सामान लेके ट्रांजेक्शन करने लग गए, तो उस समय जो रेट था वो था $1 इक्वल टू 80 रुपीज़। 3 महीने पहले तो उस सामान की वैल्यू थी 7,000 रुपीज़ और 3 महीने बाद उस सामान की वैल्यू होगी 8,000 रुपीज़। यानी कि एक तरीके से हमारा जो कैश फ्लो है, ठीक है, उसमें चेंजेस आए। जहाँ पे हमें 7,000 रुपये देने थे वो हमें आज 8,000 रुपये देने हैं। 1,000 रुपये की हमारी जो अर्निंग थी वो खत्म हो गई, लॉस हो गया 1,000 रुपये का। तो इस तरीके से जो क्या होता है, लॉस अराइजेज होते हैं। और इन तरीके के लॉसेस से क्या होता है, हमारी कैश फ्लो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमारी अर्निंग होती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। या फिर दूसरी कंट्री में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट हम क्यों करते हैं, ताकि हम वहाँ से अर्निंग को कर सके। ठीक है, पैसा दूसरी कंट्री में हमने किया ताकि हम अर्निंग कर सके। लेकिन क्या हुआ कि जो अर्निंग की थी वो लॉस में चेंज हो गई। जो अर्निंग की थी वो लॉस में चेंज हो गई। किस तरीके से चेंज हुई कि जब हमने अपनी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज किया, तब जो करेंसी की वैल्यू थी वो कुछ और थी। और जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करने लगे, अपने कंट्री में लेके आने लगे, तो हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो कुछ और ही था। यानी कि सपोज करो पहले 70 रुपये था, बाद में 90 रुपये हो गया, 20 रुपये गई, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे अब। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर ये होता है कि जब इसका हमारे फ्यूचर के कैश फ्लो पे, हमारी इन्वेस्टमेंट पे और अर्निंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर आर लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड हैव अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अ कंपनी मार्केट वैल्यू। इकोनॉमिक एक्सपोजर जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है और इसका इम्पैक्ट जो है हमारी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करेंसी फ्लक्चुएशन। यानी कि जितना हमारी कंट्री की जितना हमारी करेंसी में फ्लक्चुएशन होगा, चेंजेस होगा, उतना ही हमारे लिए इकोनॉमिक एक्सपोजर होगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्सपोजर इंक्रीजेज एज फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एज फॉरेन एक्सचेंज होल्ड। इकोनॉमिक एक्सपोजर यानी कि जो इकोनॉमिक रिस्क है हमारा, उतना ही बढ़ता जाएगा जितना हमारा करेंसी रेट बढ़ता जाएगा। और इकोनॉमिक एक्सपोजर उतना ही कम होता जाएगा जितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होता जाएगा। सपोज करो हमारा जो $1 है वो 70 रुपये का था, अब वो $1 जो है वो 60 रुपये का हो गया। तो जो सामान हमें 7,000 का पड़ रहा था वो अब हमें 6,000 का पड़ रहा है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब हमारी कम आ रही है। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे कम प्राइस में अपने गुड्स को जो है अपने कस्टमर को बेच पाएंगे। जो सामान हमें 7,000 का मिल रहा था अब उसकी वैल्यू सपोज करो 8,000 रुपये हो गई, तो हमारा इकोनॉमिक रिस्क बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ने से हमारी इकोनॉमिक रिस्क बढ़ गया। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ गई है तो हमारे जो वैल्यू है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो एक तरीके का रिस्क है। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक रिस्क इज ऑब्वियसली ग्रेटर फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज दैट हैव न्यूमरस सब्सिडरी ओवरसीज एंड हैव
ह्यूज नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी। इकोनॉमिक एक्सपोजर उन लोगों को होगा जो डोमेस्टिक कंट्री में काम करते हैं, नहीं होगा क्योंकि उनको रिस्क ही नहीं है करेंसी को चेंज कराने का। यहाँ पे रिस्क क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि करेंसी की जो रेट है उसमें फ्लक्चुएशन आने की वजह से रिस्क अराइज हो रहा है। तो ये इस तरीके का रिस्क किसको फेस करना पड़ेगा? मल्टीनेशनल कंपनीज को, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या है, सब्सिडरीज हैं, उनको ये रिस्क क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इकोनॉमिक रिस्क होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इस रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं। किस तरीके से हम इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं? दो तरीके की स्ट्रेटजीज का हम यूज़ करते हैं अपने इस रिस्क को मैनेज करने के लिए, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। पहले जानते हैं ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज होता क्या है। इंस्टेड ऑफ हैविंग फोकस ऑन वन और टू मार्केट ऑफ द कंपनी कैन डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अ नंबर ऑफ मार्केट। अब ये स्ट्रेटजी इसलिए यूज़ की जाती है कि जो कंपनी है वो एक या दो मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करे, ठीक है, या फिर जो एक या दो कंट्रीज के अंदर अपनी सब्सिडीज को ओपन ना करे, इससे ज़्यादा के लिए करे। हो सकता है कि दोनों कंट्री में जो करेंसी रेट है वो बढ़ जाए, लेकिन अगर हम बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि एक कंट्री की करेंसी बढ़ने की वजह से हमें लॉस हो रहा है, तो दूसरी कंट्री की करेंसी अगर घट जाए तो हमें वहाँ से प्रॉफिट होए और हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैंसिल हो जाए करेंसी के चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं कि हम एक या दो कंट्री के अंदर एक अपनी मार्केट को ओपन ना करके, अपनी कंपनीज को ओपन ना करके, बल्कि हम बहुत सारी मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज के अपने अंदर अपनी मार्केट को, अपनी सब्सिडरीज को ओपन करें, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी कंट्रीज में हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? हम अपनी में भी तो कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हो सकता है हमें वहाँ से कम आ रही हो, इसलिए हम दूसरी कंट्री में अपनी सब्सिडीज को ओपन करें ताकि हम वहाँ पे प्रोडक्शन करें और दूसरी कंट्री में सेल आउट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक या दो मार्केट में फोकस ना करके बहुत सारी मार्केट में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सपोज करो एक मार्केट में रेट कम हो गया तो हम उस मार्केट से प्रोडक्शन ना करवा के दूसरी और मार्केट से प्रोडक्शन करा लेते हैं। उसके बाद बी पॉइंट है, सिमिलरली कंपनी कैन ऑल्सो डाइवर्सिफाई इट्स सेल एंड मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटी टू डिफरेंट मार्केट। इसी तरीके से अपनी, जैसे हमने प्रोडक्शन फैसिलिटी को क्या किया, डाइवर्सिफाई किया ताकि रिस्क को कम किया जा सके, उसी तरीके से हम सेल्स और मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर हम सेलिंग और मार्केटिंग सिर्फ एक या दो मार्केट में कर रहे हैं तो हम उस वर्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि हमें रिस्क ना उठाना पड़े। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन मेक द इनपुट एक्सपेंसिव। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो हमारे इनपुट्स है वो एक्सपेंसिव हो गए थे एक रीज़न में। कंपनीज में हैव अल्टरनेटिव सोर्स फॉर एक्वायरिंग इनपुट, यानी कि अब कंपनी ने अपने काम को डाइवर्सिफाई कर लिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास और बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है। कंपनी उस कंट्री में ना खरीद के किसी और कंट्रीज में अपने गुड्स के जो इनपुट्स है उसको खरीद सकती है कम प्राइस पे। उसके बाद डी पॉइंट है कि द कंपनी कैन हैव एक्सेस टू कैपिटल मार्केट इन अ नंबर ऑफ रीजन। कैपिटल मार्केट क्या होता है? सपोज करो कंपनी एक या दो मार्केट से पैसा रेज ना करके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से पैसे को रेज कर ले। इससे क्या होगा, दिस enables the company to gain flexibility in raising capital in the market and company may be able to reduce the cost of raising funds। हो सकता है कि सिर्फ हम अगर अपनी कंट्री के अंदर से पैसा रेज करें तो हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़े, और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, और जो एक्सचेंज रेट है वो भी क्या है, हो सकता है एक कंट्री में अगर ज़्यादा है तो दूसरी में कम हो। तो हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है वो भी क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस करते हैं। ये थी हमारी ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होती है? कंपनी कैन मैनेज द इकोनॉमिक एक्सपोजर बाय मैचिंग इट्स फॉरेन करेंसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी कि कंपनी अपने जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है वो किस तरीके से मैनेज कर सकती है। सपोज करो जिस कंट्री में जितने का इनफ्लो किया है उस कंट्री में उतने का ही आउटफ्लो कर दो, इस तरीके से, यानी कि अपनी फॉरेन करेंसी को मैच करके। तो ये थे इकोनॉमिक एक्सपोजर और कौन कौन से हम बेस यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ का हम यूज़ करते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ साथ
अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।